गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। 2-3 दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई, जरा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। तो आज हम फिर से वर्चस्व का अर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पहले अमेरिका के द्वारा विश्व में किया गया सैन्य कार्य देखा, ठीक है। उसने किस किस तरीके से अपने सैन्य कार्य को संचालित किया, कहाँ कहाँ अटैक किए, कहाँ कहाँ मिशन चलाए, इस तरीके से हम विभिन्न हिस्सों में घूमे। और मुख्यतः हमने कहा पर देखा पश्चिमी एशिया में ये काम ज्यादा हमें देखने को मिला, ठीक। अब देखते हैं, पाठ का नाम ही है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। वर्चस्व का अर्थ क्या होता है? वर्चस्व क्या है? देखो, जिसके पास शक्ति होती है, ध्यान से समझिए, जिसके पास क्या होती है? शक्ति होती है। जिसके पास क्या होता है? ताकत होती है। बस पर्यायवाची है एक तरीके से, है ना, पर्यायवाची हो गया। जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास ताकत होती है, जिसका दबदबा होता है। अभी दबदबा मैंने थोड़ा बाहर लिखा है, ठीक, तो लिखा होगा। अभी जैसे शक्ति है, वो शक्तिशाली है, वो ताकतवर है, इस तरीके के शब्दों का हम यूज करते हैं। शक्ति एक व्यक्ति के पास, ताकत एक व्यक्ति के पास ज्यादा। लेकिन जब दबदबे की बात करते हैं तो इसमें एक जो अवधारणा निकलती है, व्यापक अवधारणा निकलती है। शक्ति और ताकत है भी, ये दोनों भी क्या है? एक वर्चस्व को ही इंगित कर रहे हैं। लेकिन जो दबदबा शब्द है वो क्या कर रहा है? वो व्यापकता को इंगित कर रहा है। तो वर्चस्व क्या है? वर्चस्व शक्ति है, वर्चस्व ताकत है, वर्चस्व दबदबा है, ठीक। तो क्या है वर्चस्व का अर्थ? क्या हो? जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक शक्ति का ही दबदबा कायम रहता है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक शक्ति का दबदबा कायम रहता है और वह शक्ति विश्व को अपने अनुसार संचालित करती है, विश्व को अपने शर्तों के अनुसार चलाती है। यानी कि किसी भी देश के साथ क्या है? अपने शर्तों के अनुसार काम करना, काम करवाना। तो ये क्या हो गया? ये वर्चस्व हो गया। ये क्या हो गया? वर्चस्व। वर्चस्व समझ आ गया आपको? क्या है? एक तरीके से दबदबा। कहां पर दबदबा? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में। हम पढ़ क्या रहे हैं? समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व। तो हम अमेरिका का वर्चस्व देख रहे हैं कहां पर? विश्व में, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, ठीक। तो बात समझ आ गई। वर्चस्व का अर्थ अब मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद देखते हैं वर्चस्व का जो अर्थ है वो 3 प्रकार से यहां पर लिया गया हमारे पाठ में। सैन्य शक्ति के अर्थ में, ढांचागत ताकत के अर्थ में और सांस्कृतिक ताकत के अर्थ में, ठीक है ना। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले सैन्य शक्ति के अर्थ में पढ़ेंगे वर्चस्व। वर्चस्व क्या? सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व। किसमें? सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व। सैन्य शक्ति का मतलब सेना, ठीक है ना। सेना सब जगह 3 प्रकार की आपने देखी होगी, मुख्यतः नभ, जल, थल वाली। अब सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व, तो समझिए इस बात को। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका की जो शक्ति है वो अनूठी है, वो बेजोड़ है, वो विलक्षण है। अमेरिका सेना के मामले में इतना ताकतवर देश है कि वो युद्ध भूमि से दूर बैठकर, क्या युद्ध भूमि से दूर बैठकर अपने हथियारों को संचालित कर सकता है। दूर बैठा हुआ है, लड़ाई के मैदान से क्या है? दूर है, और वहीं से आक्रमण करता जा रहा है। यानी कि अपने सैनिकों को उसने क्या कर रखा? बचा रखा है। ऐसी जो सुविधा है विश्व के अन्य देशों के पास व्यापक मात्रा में नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास क्या है? सेना के मामले में शक्तियां अत्यधिक हैं, ठीक है। यह अपने स्थान से क्या कहा? एक जगह बैठकर अपनी सेना को संचालित कर सकता है। ड्रोन आपने सुना है, तो ड्रोन हमले करने के लिए अमेरिका काफी कुख्यात कहें या प्रख्यात कहें, जो भी कहें, ठीक। तो एक बात। दूसरी बात क्या है? देखिए, अमेरिका ने क्या कर रखा है? अपना रक्षा बजट। अमेरिका ने अपना रक्षा बजट, इस रक्षा बजट को बना रखा बहुत मजबूत। विश्व में कोई भी देश इतना पैसा रक्षा पर खर्च नहीं करता जितना खर्च पेंटागन करता है। पेंटागन का मतलब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। जितना रक्षा के क्षेत्र में खर्च अमेरिका करता है उतना बाकी कोई देश नहीं करता है।
हमारी किताब में जो डाटा दिया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका के नीचे जो 12 देश हैं सर्वोपरि, अमेरिका के बाद जो 12 देश सर्वोपरि सैन्य मामलों में खर्च करने वाले, रक्षा मामलों में खर्च करने वाले, वो 12 के 12 मिलकर भी उतना खर्चा नहीं कर पाते जितना अमेरिका करता है। मान लीजिए अमेरिका 100 रुपया खर्चा कर रहा है, उसके नीचे के 12 देश, उसके नीचे के 12 देश मिलकर भी 100 रुपया खर्चा नहीं कर पाते हैं। किस पर? रक्षा मामलों का। तो देखिए अमेरिका ने क्या कर रखा, अपना जो रक्षा के मामले में वो व्यय क्या है, काफी ज्यादा बढ़ा रखा है। ठीक है, 12 देश उसके कहीं भी नहीं टिकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अमेरिका ने अपना जो व्यय है वो अनुसंधान के क्षेत्र में, ठीक, अनुसंधान हो गया, आपका प्रौद्योगिकी हो गया। अब यहां पर जो है अमेरिका का बजट, फिर यहां पर भी अमेरिका का बजट बहुत ज्यादा है। बाकी कोई भी देश अनुसंधान प्रौद्योगिकी के मामले में इतना खर्चा नहीं करता है जितना कौन करता है, अमेरिका खर्चा करता है। यहां पर भी अमेरिका का खर्चा बहुत ज्यादा है। अब देखिए, जब इन पे काम हो रहा होगा, जब नई नई तकनीकों पे काम हो रहा है, नई नई तकनीकों पे काम हो रहा है, तो पक्की बात है कि नए नए आविष्कार होते चले जाएंगे। ठीक है, अमेरिका कुछ न कुछ नया ढूंढता जाएगा। ये कब होगा? जब उसको पैसे मिलते रहेंगे। अमेरिका को अनुसंधान के क्षेत्र में, अमेरिका की जो सरकार है अनुसंधान के क्षेत्र में भरपूर पैसा देती है, रक्षा के क्षेत्र में भरपूर पैसा देती है। दोनों मामलों में जब इनको भरपूर पैसा मिलता है, भरपूर बजट मिलता है, तो क्या होगा, ये उस बजट का भरपूर प्रयोग करते हैं। आपकी जेब में 100 रुपया है तो आप 100 रुपए की बराबर ही कोई चीज खरीद सकते हैं। आपकी जेब में 1000 रुपए तो आप 1000 रुपए के बराबर ही कुछ खरीद पाएंगे। आपकी जेब में 1 करोड़ है तो आप 1 करोड़ के बराबर ही कुछ न कुछ खरीद पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो आपको करना कर सकते हैं। यही मामला यहाँ पर की। तो रक्षा और अनुसंधान के मामले में जो बढ़त अमेरिका ने प्राप्त की है, विश्व में वो किसी भी देश ने बढ़त प्राप्त नहीं कर रखी है। बात समझ आ गई आपको? वो बढ़त विश्व में किसी भी बाकी देश ने प्राप्त नहीं किए। तो इस मामले में देखिए यहां पर क्या हो जाता है, अमेरिका सैन्य शक्ति के मामले में आज की तारीख में भी क्या है, सर्वोपरि है। सैन्य शक्ति के मामले में बाकी कोई भी देश उसके बराबर अभी भी नहीं टिकता है। ये बात अलग है कि परमाणु बम चीन के पास भी है, रूस के पास भी है, ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है, इन लोगों के पास भी है। ठीक है, हथियार इन लोगों के पास भी है, लेकिन ये आज भी सैन्य शक्ति के मामले में इनके सामने नहीं टिक पाए। अमेरिका के सामने क्या नहीं टिक पाते हैं? क्यों? इसका ये जो क्षेत्र है, सैन्य क्षेत्र, जो सैन्य शक्ति का क्षेत्र है, ये बिल्कुल बेजोड़ है। और देखिए इसका प्रयोग आज से नहीं, अमेरिका ने शीत युद्ध काल से ही शुरू कर दिया था। ठीक है, अब एक चीज होती है कि जो ये सैन्य शक्ति है, जो साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, इन्होंने इस सैन्य शक्ति का प्रयोग तब कब किया, क्यों करते थे? ये देखिए ये क्यों करते थे, ये करते थे जीतने के लिए। किस चीज को करने के लिए? जीतने के लिए। ठीक, अवरोध के लिए। अवरोध का मतलब रोकना, अवरोध का मतलब क्या हो गया, रोकना। ठीक है, दूसरे देश को कंट्रोल करने के लिए और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए। तो देखिए एक जगह पर अमेरिका से जरा कमी नजर आती है, इस सैन्य शक्ति के मामले में एक ही जगह पर कमी नजर आती है। वो कमी नजर आई हमें 2003, याद होगा आपको, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इराक युद्ध। ठीक है, इराक युद्ध पढ़ा था। लास्ट में हमने एक चीज पर खत्म किया था, वहां पर छोड़ दिया था कि अमेरिका ने इराक को जीत लिया, लेकिन वो वहां के जन विद्रोह को शांत करने में कामयाब नहीं हो पाया। अमेरिका की विजय क्षमता क्या है, विकट है। वो दंड देने में भी माहिर है, उसके सामने कोई सानी नहीं है। आपको 9/11 की घटना याद होगी, जब उसने किस किस प्रकार से पूरे विश्व में भ्रमण किया, जहां जहां जिस पर सकता उठाया, ले गए जेल में, किसी कानून का सहारा उन बंदियों को नहीं लेने दिया गया, यानी कि अपनी मर्जी वो चलाता रहा। यहां पर बस इराक युद्ध में एक कमी नजर आती है अमेरिका की, कि वो कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया। क्या नहीं हो पाया? कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया, कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया। ठीक है,
कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया। कौन सफल नहीं हो पाया? अमेरिका कानून व्यवस्था बहाल करने में सफल नहीं हो पाया। तो सैन्य शक्ति के अर्थ में ही, बाकी विजय वो करता रहता है, रोकना किसी भी चीज को वो आराम से रोक लेता है। आज भी देखिए अफगानिस्तान में हस्तक्षेप में है, सीरिया में हस्तक्षेप में है, अफ्रीका में हस्तक्षेप में। इसके साथ साथ इसका देखो जो इसकी सैन्य कमान है, इसकी सैन्य कमान पूरे विश्व में फैली है, और पूरे विश्व में एक दो जगह नहीं, पूरे 5 जगह। क्या कहा मैंने? अमेरिका की सैन्य कमान विश्व में सिर्फ एक जगह नहीं फैली है, पूरे विश्व में 5 जगह फैली है। यानी कि अमेरिका अपनी सेना को विश्व में कहीं से भी संचालित कर सकता है जहां से उसको आवश्यकता होती है। इसने अपनी सैन्य कमानों को इस तरीके से विस्तारित कर रखा है। ठीक है, तो ये रहा सैन्य शक्ति के अर्थ में अमेरिका का वर्चस्व। ठीक है, सैन्य शक्ति के अर्थ में क्या कहा हमने? अमेरिका का वर्चस्व। अब हम क्या पढ़ेंगे? सांस्कृतिक शक्ति के अर्थ में अमेरिका का वर्चस्व। क्या पढ़ेंगे? सांस्कृतिक शक्ति के, ठीक है ना, सांस्कृतिक वर्चस्व समझ लीजिए आप इसको। कौन सा? सांस्कृतिक वर्चस्व। अब ये सांस्कृतिक वर्चस्व क्या होगा? सांस्कृतिक वर्चस्व, अरे ढांचागत वर्चस्व, चलो इसके बाद करते हैं। अब ये लिख दिया तो अब पहले सांस्कृतिक वर्चस्व ही करते हैं, ढांचागत बाद में करते हैं। ठीक है, सैन्य शक्ति के अर्थ में अभी हम समझे कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता वो क्या है? बेजोड़ है, उसका कोई विश्व में दूसरा देश सानी नहीं है। ठीक है, अब आओ सांस्कृतिक तत्वों पर। अब सांस्कृतिक क्या है? संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारा रहन सहन, ठीक है, हमारा खान पान, हमारी बोली भाषा, आचार विचार, ये सब क्या है? संस्कृति ही तो है। अब अमेरिका ने जो चीजें अभी अभी मैंने कही, क्या? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी बोली भाषा, अमेरिका ने इन जगहों प्रवेश करना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका गढ़वाली बोलने बैठ गया, बात को समझिए पहले। ठीक है, सांस्कृतिक वर्चस्व किस तरीके से वो आया? तो पहले क्या करेगा? वो पहले हिंदी को प्राथमिकता देगा ना, हिंदी इंग्लिश को प्राथमिकता देगा, बाकी भाषाओं को। तो अब सांस्कृतिक वर्चस्व क्या होगा? ये है, इसका जो अर्थ लेते हैं सहमति गढ़ने की ताकत से। क्या कहा हमने? सहमति गढ़ना। सहमति गढ़ना समझते हैं आप लोग? गढ़ना जैसे ये क्या कहते हैं आपके? सहमति गढ़ने की ताकत, सहमति गढ़ने की ताकत। तो सहमति गढ़ने की ताकत का क्या मतलब हुआ? जब सुनार है तो सुनार क्या करता है? जेवरातों को गढ़ता है एक तरीके से, ठीक है ना, बनाते उसको गढ़ना। तो यहां पर सांस्कृतिक वर्चस्व सहमति गढ़ने की ताकत। अब सहमति किस में गढ़ना, ध्यान समझिए, सहमति किस में गढ़ना? अभी हमने आपको कहा आपके आचार विचार में सहमति, ठीक है ना, आचार विचार, रहन सहन, रहन सहन का तरीका जो भी होता है, खान पान, पहनावा, आपकी भाषा, ठीक है, बस कुछ चीजों को ले लिया हमने। सहमति गढ़ने की ताकत। अब सहमति की, ये देखो, ये क्षेत्र गढ़ रहे हो, सहमति के क्षेत्र, सांस्कृतिक वर्चस्व हम पढ़ रहे हैं, सहमति गढ़ने की ताकत और आचार विचार। अब और देखो कैसे कैसे करके सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सहमति गढ़ना, राजनीतिक क्षेत्र में सहमति गढ़ना और वैचारिक क्षेत्र में सहमति गढ़ना। ये देखो, ये तो मैंने आपको यहाँ पर सिंपल अर्थों में लिख कर दे दिया, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे राजनीति की भाषा में आ जाते हैं कि सांस्कृतिक वर्चस्व, सामाजिक अर्थों में सहमति गढ़ना। अब सामाजिक में क्या क्या आ जाएगा? आप समाज में रहते हैं, समाज में जो जो क्रियाकलाप आप कर रहे हैं वो क्या आएंगे? सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्व के अंतर्गत आएंगे। ये जो अभी हमने यहाँ पर लिख दिया, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषा। अब राजनीतिक वर्चस्व क्या होगा? ये राजनीतिक वर्चस्व क्या है? देखिए, राजनीतिक वर्चस्व में क्या आ जाएगा? आपको जो राजनीति का दरिया, जो दायरा है, उस राजनीति के दायरे की यहां पर बात होगी। किसकी बात होगी? राजनीति के दायरे की बात होगी। अभी राजनीति के दायरे की बात कैसी होगी साहब? ये ऐसा होगा
कि अमेरिका के जो राजनीतिक के राजदूत वगैरह हैं वो भारत की तरफ, भारत के राजनीतिक के राजदूत वो अमेरिका की तरफ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के आकर्षित हो रहे हैं, और वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उन दोनों पे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये जो राजनीतिक बात होती है, ये जो राजनीतिक बातें, ये ध्यान समझिए, ये जो राजनीतिक बातें हैं ना, ये यहां भी चले जाती हैं और आर्थिक में भी चले जाती हैं। जो राजनीतिक तौर पर जो सुधार हुए, जो बातचीत चली है, कहां, सामाजिक में भी निकल आएगा और फिर आर्थिक में। अब देखो राजनीति में मान लीजिए एक समझौता होता है, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं, एक समझौता हुआ, समझौता क्या हुआ कि अमेरिका की एक कंपनी भारत आएगी और भारत में आकर वो पिज्जा बना रही है। क्या बनाएगी, पिज्जा बनाएगी, ठीक है, ठीक है, भारत सरकार ने कहा आइए आप पिज्जा बनाइए। अब वो जो पिज्जा है, हम पहले तो जानते ही नहीं पिज्जा क्या है, आ गया पिज्जा। अब वो जब हमारे मार्केट में आया, अब वो पिज्जा जब मार्केट में आया तो वो हमारे खान पान में शामिल हो गया, और ये कहां चले गया, सामाजिक क्षेत्र में। देखो ये पिज्जा आया कहां से था, राजनीतिक वार्तालाप से आया ना, राजनीतिक वार्तालाप से आया, ये जो समझौते वगैरह हुई बात, और कहां चले गया, सामाजिक क्षेत्र में चले गया। अब ये सामाजिक क्षेत्र में ये गया, ठीक है, आप खाने लगे, खाने के बदले आप क्या दे रहे हैं, दाम दे रहे हैं, ठीक, और वो जो अमेरिका की कंपनी है वो भारत सरकार को दे रही है। तो ये जो पिज्जा था ये सामाजिक क्षेत्र में भी आ गया, और ये भाई साहब ये और कहां चले गया, आर्थिक क्षेत्र में भी चला गया। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सिर्फ इतना आर्थिक क्षेत्र में भी चले गए। क्या चले गए, आर्थिक क्षेत्र में भी, जो पिज्जा था। उदाहरण से समझिए, यहां राजनीति से आया था, बातचीत हुई, एक कंपनी आई, कंपनी मान लीजिए इसको, और कंपनी ने पिज्जा बनाने का ऑर्डर कहा कि हम बनाएंगे, तो ये पिज्जा हमारे खान पान में शामिल, खान पान से आए पैसे कंपनी ने सरकार को दिए, हमने अमेरिका की कंपनी को दिए, ठीक है, और ये चला गया फिर कहां, अर्थव्यवस्था में। ये कहां चले गया, अर्थव्यवस्था में। अब समझिए इसके दूरगामी परिणाम, इसके दूरगामी परिणाम कहां चले गए, वैचारिक। शुरू में पिज्जा आया तो उसका विरोध हुआ, ठीक है ना, विरोध हुआ, अलग अलग तरीके से बातें हुई कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ये है वो है, जो जो बोल सकता था, जिसने अपनी अपनी मर्जी से बोले। धीरे धीरे ये विचारों में घुसता गया, धीरे धीरे कहां घुसता गया, विचारों में घुसता गया। अब ये विचारों में घुसा तो क्या हुआ, ये धीरे 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 करके आदत बन गई। समझ गए, एक पिज्जा का उदाहरण लिया था, उसे समझाने की कोशिश की, और धीरे धीरे क्या बन गई, आदत बन गई। तो देखो सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है, सहमति गढ़ने की ताकत। अभी समझाया मैंने आपको, सहमति गढ़ने की ताकत। शीत युद्ध के दौरान आपको याद होगा कि सोवियत संघ हथियारों की होड़ में अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रहा था। अमेरिका को लगा कि हथियारों के मामले में मैं सोवियत संघ से नहीं जीत सकता हूं। उसने क्या किया, उसने सांस्कृतिक वर्चस्व का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। अब जो सोवियत संघ टूटा, उसके पीछे कारण, सबसे प्रमुख कारण ये सांस्कृतिक और आर्थिक वर्चस्व था, ठीक है, ढांचागत या आर्थिक वर्चस्व। क्या सैन्य जो आपका जो हथियारों की होड़ वगैरह थी वो मामला नहीं था। सोवियत संघ जब टूट रहा था तो उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था, सांस्कृतिक वर्चस्व, अमेरिका का सांस्कृतिक वर्चस्व, अमेरिका का ढांचागत वर्चस्व। सैन्य वर्चस्व इसका उदाहरण नहीं, इसका कारण नहीं था। बात समझ आ गई आपको, मुख्य कारण क्या थे, सांस्कृतिक वर्चस्व और ढांचागत वर्चस्व। तो सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक क्षेत्रों में ये आगे बढ़ने लगा। सहमति गढ़ी इन्होंने अमेरिका वालों ने। तो देखो अमेरिका क्या करता है कि रजामंदी से काम कराने में विश्वास करता है। रजामंदी, वो पहले उसने क्या किया कि रजामंदी ना, आपस में प्यार प्रेम से शुरुआती दौर में जब भी होगा, शुरू में क्या, रजामंदी, सहमति से, प्यार प्रेम से काम आगे बढ़ाने की कोशिश की। जब आपका मार्केट उस चीज का आदी हो गया, जब उसका हमारा मार्केट क्या हो गया, उन चीजों का, अब जैसे पिज्जा है आज की डेट में, तो हम क्या है, आदी हो चुके हैं, अब बस बिना उसके नहीं रह सकते, ठीक है ना। अब यहां पर रजामंदी हो गई तो हमें इसकी आदत पड़ गई, हम अमेरिका के वर्चस्व में आ गए। क्या हो गया, हम अमेरिका के अब वर्चस्व में आ गए। तो जो ये कंपनी आई थी, इसने 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरीके से विस्तार लेना शुरू किया। अब आगे समझिए, तो जो सोवियत संघ की हार हुई, जो सोवियत संघ का तख्ता पलट हुआ, ये सांस्कृतिक वर्चस्व और ढांचागत वर्चस्व के कारण ही हुआ था, ठीक है। तो इतना ही हमारा खान पान का पहनावा,
इसके अलावा आप देखिए, आपको यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, आपने कोल्ड ड्रिंक देखी है, आपने एक बॉबी डॉल या बॉबी डॉल नाम करके एक गुड़िया, वो भी अमेरिका से ही। तो ये सारा क्या, इन चीजों का एक क्रेज चला भारत में, इन सब चीजों का क्या चला भारत में, क्रेज चला, और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा। तो देखिए अमेरिका ने इस तरीके से विश्व में अपने आप को फैलाना शुरू किया। शुरुआती चरण में अपनी जो चीजें हैं वो सरल सस्ती सस्ती थी। सोवियत संघ आपने पढ़ा, वहां पर क्या था, आपने सुना उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम होती चली गई। और आपको एक चीज और याद होगी कि वहां के नागरिकों को एक बात पता चली कि वो लोग क्या हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। वो लोग क्या करते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। तो वहां पर क्या होता था कि नीली जीन्स, जो नीली जीन्स आज आप और हम सभी लोग पहनते हैं, ये नीली जीन्स उस समय की बात कर रहा हूं मैं, कब, शीत युद्ध दौर की बात कर रहे हैं। उस समय सोवियत बाजारों में जाया करती थी नीली जींस, क्या सोवियत बाजारों में जाया करती थी, ठीक है। तो सोवियत बाजारों में, और सोवियत संघ के लोग कहीं चोर बाजार वगैरह से कैसे वैसे करके इसको खरीद कर पहना करते थे। इनको बहुत अच्छा लगता था सोवियत संघ के लोगों को। तो क्या इनका क्या कहना था, ये है आजादी का प्रतीक है। क्या नीली जींस को ये क्या मानते थे, आजादी स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। तो यह है सांस्कृतिक वर्चस्व, यानी कि संस्कृति का विस्तार करके, क्या अपनी संस्कृति का विस्तार करके विश्व को अपने वर्चस्व में लाना। यह काम अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सांस्कृतिक वर्चस्व क्या है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। ढांचागत ताकत में जो वर्चस्व है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।